आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर इहतिशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़वातीन और हज़रात, बारिश के बाद कराची की बर्बादी के नज़ारे जो कल से आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये कोई 2-4 दिन की कहानी नहीं है। ये साल हा साल और दहाइयों के एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, मुजरमाना गफलत और मिस गवर्नेंस का नतीजा है। और ये बात बिल्कुल गलत है जो सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि जी इस बार रिकॉर्ड बारिश हुई है, इस वजह से कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। ये बात दुरुस्त है कि इस बार रिकॉर्ड बारिश हुई है, लेकिन बारिश जब हर साल होती है तो भी हालात कोई अच्छे नहीं होते और कराची में यही सिचुएशन होती है। इस बार डैमेज ज्यादा है, लेकिन डैमेज तो बहरहाल होता है जब बारिश होती है कराची में। अगर आपको यकीन नहीं आता तो पिछले साल का आपको मनाजर दिखाते हैं कराची के। सबसे पहले देखिए, ये आप देखिए, ये पिछले साल के मनाजर हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। और ये तो रिकॉर्ड बारिश नहीं हुई थी कराची में पिछले साल। और जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट अभी कह रही है कि पूरी सदी की बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है, तब तो नहीं टूटा था, लेकिन उसके बावजूद जो कराची के हालात हैं वो आपके सामने हैं। शॉर्ट सर्किट्स भी हुए, जानें भी गईं, सड़कें जो हैं वो नदियों और तालाबों का मंजर भी पेश करती रही, लोगों के घरों में पानी भी घुसा और नुकसान भी हुआ। निजी और सरकारी अमलाक को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिछले साल जब बारिश हुई थी जो कि रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो गरीब के घर में पानी घुसा था और नुकसान उसका ज़्यादा हुआ था। और जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनका ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार इनडिस्क्रिमिनेटली बारिश ने पूरे कराची को जो है वो इफ़ेक्ट किया है। और इस बार पूरे कराची में एक जैसी सिचुएशन हम देख रहे थे। और चेयरमैन एनडीएमए ने भी कराची के हवाले से जून में ये आगाह कर दिया था कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती। क्या कहा था चेयरमैन एनडीएमए ने, देखिए। Monsoon season in Pakistan results into variable intensity of rainfall from June to September every year. In view of the weather forecast, vis-a-vis unplanned growth and choking of drains, that is natural as well as sewerage, in and around the major cities of the country, urban flooding is likely to be more pronounced during this season. Therefore, I would like to urge to take proactive measures based on experiences of previous monsoon season, especially urban flooding of Karachi last year. ये 19 जून 2020 का चेयरमैन एनडीएमए का शॉट मैंने आपको दिखाया और उन्होंने कहा कि इस बार मानसून जो है बारिशें वो ज़्यादा होंगी और अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद जून में इन्होंने ये कहा, लेकिन जुलाई तक नालों की सफाई का काम शुरू नहीं हुआ था। इमरान खान साहब ने हाल ही में कराची के हवाले से बात करते हुए क्या कहा, ये भी सुनो। ये खान साहब कह रहे थे कि बड़े शहरों को ऐसे चलाना चाहिए जैसे मुल्क चलते हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं कि बड़े शहरों की उन्होंने मिसाल दी। मैं ये देख रहा था कि कराची में हम हर साल बात करते हैं कि बारिश के बाद बहुत तबाही होती है, लेकिन ये होती क्यों है और क्या वजह है कि कराची की इतनी बुरी हालत हो जाती है। ये तो बड़ा एक आम बयानिया ना मीडिया पे डिस्कस होता है कि जी नालों में सफाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और इख्तियारात की तकसीम का मामला है, तजावुज़ात का मामला है और बहुत सारे इशूज़ हैं, जी फंड्स की कमी है। लेकिन बुनियादी तौर पे वो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि कराची में नहीं है और दुनिया की बाकी जगहों पे जो बड़े शहर हैं वहाँ पर है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिचुएशन नहीं होती और कराची में हो जाती है। मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा था। बहुत सारे लोग कहेंगे कि गलत कंपैरिजन है, आप पाकिस्तान को फर्स्ट वर्ल्ड के साथ किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। वो बात की बात है कि किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम हम सोच तो सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है और हमारी थर्ड वर्ल्ड में कराची जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 60% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो कंपैरिजन मैं कर रहा था जी न्यूयॉर्क सिटी का कराची के साथ। न्यूयॉर्क सिटी जो है उसकी कुल आबादी है 86 लाख और कराची की मैं देख रहा था कुल आबादी तकरीबन अब 2 करोड़ के करीब टच कर रही है। आपको पता है न्यूयॉर्क सिटी में ये जितना भी सेवरेज सिस्टम है, चाहे बारिशों का पानी हो या अदरवाइज सेवरेज का पानी हो, उससे डील करने के लिए जो महकमा है उसको वो बोलते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। और कराची में है जी कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड। अच्छा जी, अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो न्यूयॉर्क में है, उन्होंने पूरे न्यूयॉर्क का जो सीवरेज का सिस्टम है या ड्रेनेज का सिस्टम है उसको मैनेज करने के लिए जो सीवरेज बिछाए हुए न्यूयॉर्क सिटी में वो 12,000 किलोमीटर है ज़ेरे ज़मीन सीवरेज पाइप्स। और आबादी कितनी है न्यूयॉर्क की? 86 लाख। 12,000 किलोमीटर सीवरेज पाइपिंग हुई है नीचे। और न्यूयॉर्क की एरिया वाइज कितना बड़ा है? 784 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। कराची की आबादी 2 करोड़ 3,780 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, लेकिन जो सीवरेज पाइपलाइंस बिछाई हुई हैं वो 5,600 किलोमीटर के करीब हैं, जो कि न्यूयॉर्क से आधी हैं। आबादी वाइज
कराची जो है वो 3 गुना बड़ा है न्यूयॉर्क से, और एरिया वाइज तकरीबन 4 से 5 गुना बड़ा है। उसके बावजूद आधी तकरीबन पाइपिंग है सीवरेज के हवाले से, और जो पाइपिंग है वो भी पुरानी है, उसमें भी लीकेज है बहुत ज़्यादा। 30-30, 40 साल पुराने पाइप्स जो हैं वो कराची में बिछे हुए हैं। अच्छा, दूसरा एक और कंपैरिजन, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है न्यूयॉर्क में, वो 1.3 बिलियन गैलन पानी सीवरेज का डेली जो है उसको ट्रीट करता है, उसको हैंडल करता है, उसको मैनेज करता है, उसको ड्रेन आउट करता है। 1.3 बिलियन गैलन। और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की वेबसाइट पर मैं गया और मैं आपको दिखाता हूं, वो बताते हैं जी कि कराची शहर जो है वो 400, दिखाइएगा ये पेज दिखाइएगा, मैं आपको वेबसाइट से दिखाता हूं कि वो कहते हैं जी 472 मिलियन गैलन पानी सीवरेज जो है वो जनरेट करती है कराची सिटी, और उसमें से हम मैनेज करते हैं 50 मिलियन गैलन। ये मैं आपको वेबसाइट से ऑफिशियल फिगर दे रहा हूं KWSB का, कि 472 वो कह रहे हैं मिलियन गैलन डेली हम जनरेट कर रहे हैं, और 50 मिलियन गैलन डेली जो है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मुझे, मेरी समझ से बाहर है कि 86 लाख की आबादी 1.3 बिलियन गैलन सीवरेज का पानी जनरेट कर रही है, और कराची जिसमें 2 करोड़ आबादी है वो 472 मिलियन गैलन पानी जनरेट कर रहा है सीवरेज का। तो पहला तो ये फिगर ही गलत है जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया है। दूसरी बात यह है कि वो 1.3 बिलियन गैलन पानी डेली जो है उसको ट्रीट करते हैं, और जिस दिन बारिश होती है उस दिन डबल की कैपेसिटी है, 2.6 बिलियन गैलन की डबल जो है वो वाटर जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 50 मिलियन गैलन जो है वो ट्रीट करने की कैपेसिटी रखते हैं। अच्छा, अब जो ट्रीटमेंट है ये, क्योंकि कराची बारिश के पानी पे मैं बाद में आता हूँ, ये जो बारिश हल्की सी होती है और कराची में गटर उबल पड़ते हैं और नाले उबल पड़ते हैं, और उसके बाद नालों का पानी घरों में भी घुस जाता है, उसकी बुनियादी तौर पे वजह यह है कि हम ना तो उसको ड्रेन आउट करते हैं ना ट्रीट करते हैं। न्यूयॉर्क में ट्रीटमेंट कैसे होता है ये भी आपको दिखाते हैं। जितना भी सीवरेज का पानी है वो जी प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, सबसे पहली स्टेज है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट की। उसमें क्या करते हैं जी, सबसे पहले वो जो ट्रैश है, कचरा है, वो उसमें से निकाल देते हैं सीवरेज के पानी में से। उसके बाद अगली स्टेज आती है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये 1 से 2 घंटे का ट्रीटमेंट है जिसमें ये बड़े बड़े टैंक्स में सीवरेज के पानी को स्टोर कर लेते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बॉटम पे चली जाती हैं और पानी ऊपर रह जाता है। उसके बाद अगली स्टेज आती है वाटर ट्रीटमेंट की, सीवरेज के पानी के ट्रीटमेंट की, उसको वो बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसके जो पहला फेज़ है वो 3 से 6 घंटे का है, और उसके बाद दूसरा फेज जो है वो 2 से 3 घंटे ट्रीट किया जाता है पानी को, और 85% टू 95% जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं पानी में से, जिसमें ऑयल भी आता है, केमिकल्स भी आते हैं, जरासीम, वायरसेस, पैथोजेंस, ट्रैश, कचरा, हर तरह की चीज़ें जो है वो इसमें से निकाल दी जाती हैं, रिमूव कर दी जाती हैं। और आखिरी स्टेज न्यूयॉर्क का जो सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो डिसइंफेक्शन की है। वो 15 से 20 मिनट तक उस पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसको लोकल वाटरवेज, जिसको आप कैनाल, नहर भी कह सकते हैं या नाले भी कह सकते हैं, उसके अंदर फेंक देते हैं, और वो वहाँ से फिर पानी आगे चला जाता है। अब इसको आप कंपेयर करें कराची के साथ, कि कराची में वो कहते हैं जी 472 मिलियन गैलन डेली प्रोड्यूस होता है सीवरेज, और उसके बाद हम 50 मिलियन जो है उसको ट्रीट करते हैं। तो बाकी जो 425 मिलियन गैलन है बकौल इनके, जो कि गलत फिगर है, उसका क्या बनता है और हम क्या कर रहे हैं? और अली जैदी साहब कह रहे थे कि अब तो साहिल समंदर से जो मछलियां पकड़ते हैं उनके पेट से भी प्लास्टिक निकलता है। तो हम अपने बच्चों को किस तरह का मुल्क देके जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं, और कैसे इस प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है इसके हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर रमेश कुमार साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और रुकने कौमी असम्बली MQM से हैं जी इकबाल मोहम्मद अली साहब, और सीनियर तजज़ेकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नबील गबोल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सूबाई हुकूमत है। मुझे फरमाइएगा, ये जो कंपैरिजन में ड्रॉ कर रहा था, ये गलत कंपैरिजन मेरे ख्याल में मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि हमें करना ही नहीं चाहिए। वो तो फर्स्ट वर्ल्ड है, हम थर्ड वर्ल्ड है, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, हमारे पास पैसा नहीं है।
तो ये कंपैरिजन वैसे बनता तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई एग्जाम्पल तो होती है जिसको सामने रख के आप फिर चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो कराची में ये वाला सिस्टम कोई आने के इम्कानात हैं, और अगर हैं तो कब तक आ सकता है आपके ख्याल में? देखिए, कराची अकेला या सिंध गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती। इन सब मामलात के लिए एक मास्टर प्लान हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि ये पिछले जितने भी अरसे गुजरे हैं, हमारे जितने साल गुजरे, जितनी हुकूमतें गुजरी हैं, इसमें कोताही चाहे आप पीपल्स पार्टी की कहे या जो कराची को हेड करते थे MQM उनकी कहे या जो मेयर रहे उनकी कहे, लेकिन हम सब जो है ना इसमें कसूरवार मैं अपने आप को भी ठहराता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि जी हम तो बड़े शुरफा हैं और हम जो है फरिश्ते हैं और बाकी सारे जो है वो चोर है, मैं समझता हूँ ये सरासर मैं नाइंसाफी करूंगा कराची के साथ, क्योंकि कराची हम सबका शहर है और हम सबको इस सूरत हाल से निकालना है। अब आपने न्यूयॉर्क के साथ कंपेयर किया, देखे न्यूयॉर्क के आवाम को भी तो देखे। हमारी आवाम नालों के साथ इंक्रोचमेंट करके बैठ जाती है, हमारी आवाम अपने ही घर के कचरे अपने घर के सामने फेंक देती है, हमारी आवाम इसी नाले के इसी गटर के अंदर अपने कचरे फेंक देती है, और फिर जब ब्लॉक हो जाता है तो कह देते हैं जी वो यूसी चेयरमैन जो है या काउंसलर जो है वो गटर साफ करने वाला क्यों नहीं भेज रहा है। तो बात यह है कि हम अपने आप को भी देखें, हम अपनी आवाम को भी देखें, अपनी कौम को भी देखें कि हम क्या अमेरिकन की आपने मिसाल दी, न्यूयॉर्क की मिसाल दी, क्या वो ये इस तरह काम करते हैं जो हम करते हैं। तो बहुत सारे इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बात यह है कि ये जो कल बारिश हुआ है, आपने कहा कि कोई रिकॉर्ड बारिश नहीं हुआ है, आप शायद कराची में नहीं थे मेरे ख्याल में। नहीं, मैंने कहा है कि हुआ है फजर, मैंने तो कहा है कि रिकॉर्ड बारिश हुआ है, लेकिन मैंने कहा है कि सिर्फ ये वजह नहीं है कि रिकॉर्ड बारिश की वजह से डैमेज हुआ है, डैमेज तो हर साल होता है जब भी बारिश होती है, ये कहा है मैंने। मैं तफसीली आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको बताऊं कि ये जो बारिश कल हुई है, ये मतलब मैंने तो अपनी तारीख में ऐसी बारिश कभी नहीं देखी, इस तरह की बारिश। और सच बताऊं आपको कि कोई इदारा जो है इस बारिश के लिए तैयार नहीं था, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में, कल भी कहा है बारिश आ रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है कराची का वो पानी। देखिए, पानी घर के अंदर आता है, 5-6 घंटे में पानी निकल जाता है। 2 दिन से कराची के अंदर लाइट नहीं है, 70% कराची में बिजली नहीं है। मैं आज जहां गया हूं, मेरे ख्याल में ये गिजरी में गवर्नर साहब को भी गिराव कर लिया था पब्लिक ने, मैंने देखा उसकी प्रोटोकॉल थी। आप यकीन करें, पूरी कराची में लोग सड़कों पर अगर बाहर निकल कर आए हैं, वो इसलिए नहीं आए कि उनके घरों में पानी घुसा है, वो इसलिए आए कि 2 दिन से बगैर बिजली का बैठे हुए। तो हम देख रहे हैं, हमने SOS का मैसेज दे दिया है, हमने SOS का मैसेज दिया है। इससे पहले कि मैं मजहर अब्बास साहब की तरफ जाऊं, मैं एक चीज आपने जो कही थी नवील गवोल साहब, आपने कहा कि वहाँ के लोग देखें और हमारे लोग देखें, नालों पर नाजायज़ तजावज़ात हो जाते हैं। तो अगर नाजायज़ कब्जे हो जाते हैं नालों की ज़मीन के ऊपर और बैंक्स के साथ साथ बाकायदा तौर पर कराची में तो आप पूरी वो मोहल्ले बन जाते हैं, टाउन बन जाते हैं वहाँ पे, तो इसको ख़त्म करना भी तो हुकूमत का ही काम है, ये मेरा काम तो नहीं है, ये गवर्नमेंट ने ही करना है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर फाल होगी तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और दूसरी बात, जो मास्टर प्लान के हवाले से आप कह रहे थे कराची का चाहिए, क्या कोई मास्टर प्लान है कराची का? ऑन पेपर भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बार बार पूछती है ये कराची के वाली वारिसों से कि मास्टर प्लान बताएं हमें कराची का क्या है। तो पेपर पर कोई प्लान है कराची का? आप सिंध गवर्नमेंट में आपको पता होगा। मास्टर प्लान आज से 40 साल पहले था, उसके बाद सबके लिए फ्री फॉर ऑल कर दिया था। जिसको जो जगह पसंद आई चाइना कटिंग करके बैठ गया, जिसको जो जी में आया किया, जिसके पास सियासी कुव्वत थी, सियासी ताकत था, उसने कराची का मास्टर प्लान, कराची का चेहरा ही बदल दिया। मास्टर प्लान तो दूर की बात है। अब मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए, 14 सीटें अगर कौमी असेंबली की PTI ने जीती है, तो हम वजीर आजम कराची को भी पाकिस्तान का शहर समझे। वो शहर जो आपको इतने टैक्स देता है, आपको इतने आपके जितने भी जो वफाकी बजट्स में जो आप डेवलपमेंट के काम करते हैं, या कराची के पोर्ट से कस्टम ड्यूटी की सूरत में या टैक्सेस की सूरत में हम देते हैं, लेकिन आपने कराची में ये जो इतना बड़ा बहरान हुआ,
हमने तो ये तवक्को किया था कि कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंच जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले अच्छा। कहा था कि इलेक्ट्रिक का मसला मैं देखूंगा, हल करूंगा। प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? मैं तो ये कह रहा हूँ, हम तो चले, हमने अपने आप को कह दिया ना, हमने चले, SOS उन्होंने का कह मैसेज, दिया है कि मैं अगले हफ्ते आ रहा हूं, और सीएम साहब ने इस चीज को खुशाइन भी करार दी है। अगले हफ्ते बहुत देर हो जाएगी, अगले हफ्ते बहुत, उनको चले, फौरन ये कराची हम पहुंचना चाहिए। पीटीआई वालों से पूछते हैं। ठीक है जी, पूछते हैं पीटीआई, लेकिन उससे पहले मजहर अब्बास साहब। मजहर साहब, ये जो इंट्रो में मैं बात कर रहा था और एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा था न्यूयॉर्क सिटी का, मतलब कि ये सिर्फ मैं सीवरेज के पानी की बात कर रहा था, और अगर सीवरेज का सिस्टम नहीं है किसी भी जगह पे और इतने बड़े शहर में, कराची जैसे शहर में, तो फिर एक बारिश से गटर उबल पड़ते हैं और नाले उबल पड़ते हैं। और सीवरेज पूरी एक तरफ, जो स्टॉर्म वाटर है उसके लिए पूरा महकमा ही उनका एक अलग है, और जब बारिश का भी पानी होता है तो वो कहते हैं कि उसको हम प्रॉपरली ट्रीट करते हैं ट्रीटमेंट प्लांट में, ताकि उसमें से पोल्यूटेंट्स निकल जाएं सारे, जैसे ऑयल्स हैं, केमिकल्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया, पैथोजेंस हैं, इसलिए कि इससे पहले कि ये जरासीम वाला पानी दोबारा जमीन में जज्ब हो, इसको हम दोबारा से फ्रेश कर दें। तो ये तो बारिश के पानी के साथ भी वो करते हैं। और हमारे यहाँ पे जो टॉयलेट का पानी है, किचन का पानी है, रेस्टोरेंट का जो वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, वो सब कुछ ऐसे डायरेक्टली नालों में जाता है और उसके बाद सीधा साहिल समंदर में जाता है। क्या कर रहे हैं हम अपने मुल्क के साथ, अपनी आने वाली नस्लों के साथ? किस तरह चलेगा ये, कितनी देर चलेगा? शुक्रिया एहतिशाम। देखिए, आपने कराची का कंपैरिजन किया न्यूयॉर्क से, मैं कराची का कंपैरिजन करता हूं कराची से। उस कराची से कि जहां एक प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस था, उस कराची से कि जहां पॉपुलेशन की ग्रोथ जो थी वो लिमिटेड थी, उसकी जो परसेंटेज थी उसके मुताबिक चीज़ें प्लान हो रही थी। कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लेस था। कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हुआ करती थी, कराची में सर्कुलर रेलवे हुआ करती थी, कराची में ट्राम चला करती थी, कराची का अपना एक कल्चर था। कराची में आप क्लब्स भी थे, सिनेमाज भी थे, प्लेग्राउंड भी थे, पार्क्स भी थे, और इवन सीवरेज सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी बहुत वेल प्लेस था। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि 70s के बाद कराची में जो ग्रोथ हुई है उसके लिए कराची को प्लान नहीं किया गया। पहले तो जब पॉपुलेशन इनफ्लक्स होता था तो उनकी रजिस्ट्रेशन होती थी, बाकायदा जो लोग आते थे ट्रेन से उनको रजिस्टर्ड किया जाता था, तो एक प्लानिंग थी। उसके बाद, और ये नहीं है कि कोई 40 साल पहले मास्टर प्लान बना है, मास्टर प्लान आपको कराची के KDA की फाइलों में कम से कम 4 मास्टर प्लान मिल जाएंगे, 3 या 4 मास्टर प्लान मिल जाएंगे। तो मास्टर प्लान अगर आप देखें तो आपको ये लगे जैसे कराची एक दुबई बनने जा रहा है, कराची एक बेहतरीन शहर बनने जा रहा है। फिर जो कराची की नई आबादियां आबाद होनी शुरू हुई, उनके लिए ना कोई पहले सीवरेज सिस्टम बनाया गया, ना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। आपने पहले घर बना लिए, लोगों को लाके बसा दिया, और उसके बाद ये इवन DHA और कैंटोनमेंट्स, और ये कोई एक बारिश की बात नहीं है। आज से चंद साल पहले जब बारिश हुई थी तो पूरा बाथ आइलैंड जो है वो कोई हफ्ते भर जो है वो पानी से भरा हुआ था, पूरा DHA डूब गया था, क्योंकि कोई ड्रेन सिस्टम के बगैर आपने पूरा DHA आबाद कर दिया था। इसी तरीके से बाकी जो जगहें होगी जहां लोग आए, उनको बस जिसकी जहां मर्जी आती वो इलाके के SHOs को, इलाके के म्युनिसिपल कमिश्नर को, उसको पैसे दें और आप एक कच्ची आबादी बना लें। उसका नतीजा क्या हुआ? जहां 100 कच्ची आबादियां थी वहां आज 8000 कच्ची आबादियां हैं। आज 60 लाख के करीब लोग उन कच्ची आबादियों में रह रहे हैं। तो शहर को इस तरीके से एक प्लान सिटी को बाकायदा इस तरीके से सिस्टमैटिकली तबाह किया गया कि यहाँ गन कल्चर आना शुरू हो गया, यहाँ सिनेमा कल्चर खत्म हो गया, यहाँ खेलों का कल्चर खत्म हो गया, यहाँ शेर व शायरी का कल्चर खत्म हो गया, यहाँ ड्रग्स मिलने लगी, यहाँ हेरोइन मिलने लगी, यहाँ असले की फरावानी हो गई, यहाँ कत्ल व गारतगरी शुरू हो गई, यहाँ मंशियात फरोशी जो है वो डोमिनेट कर गई, यहाँ जो है वो बत्ता पुलिस से लेके सियासी जमातों तक, इंतहा पसंद ग्रुप से लेके, तो कराची को एक सिस्टम। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कराची की सर्कुलर रेलवे गायब हुई, उसके ट्रैक पर कब्जे हो गए,
कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन गायब हुई, उसके डिपोज किस तरीके से बेच दिए गए। आज कराची में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक पब्लिक बस नहीं है, और जो प्राइवेट ऑनलाइन सर्विस शुरू करते हैं उनकी राह में भी रुकावटें डाली जाती हैं। तो क्या कभी एक शहर जो इंतहाई प्लान था, उसे आपने एक प्लान तरीके से सिर्फ तौसी देनी थी। आपने ये नहीं करना था कि जहां बस चले आप लाके आबादियों को ठूस दें, क्योंकि सियासी मकासद आ गए। कराची में कराची कटिंग और चाइना कटिंग 60s में शुरू हो गई थी, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट डोमिनेट करते जा रहे थे। उस पॉलिटिकल इंटरेस्ट ने माफियाज की शक्ल ली। वो पुलिस के अंदर माफिया गई, वो केडीए के अंदर माफिया गई, वो बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर माफिया गई। उस माफिया ने अपना जाल फैलाया, उस माफिया ने अपने कारिंदे कराची के हर कोने में फैला दिए। अब आप ऊपर से लेके नीचे तक करते रहें, कोशिशें करते रहें, इस शहर को माफियाज के हवाले कर दिया गया, हर तरह की माफियाज के हवाले कर दिया गया। वही रखवाले हैं इस शहर के, उन्हीं के तहत चीजें चलती हैं। आप किसी अच्छे से अच्छे मेयर को लाके बैठा दें, अच्छे से अच्छे अफसर को लाके बैठा दें, ये शहर तकसीम कर आपने बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं मजहर साहब, बड़े अहम नुक्ते आपने उठाए हैं। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेस्ट। जो बातें आपने की हैं, इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपका ताल्लुक MQM से है। ये मजहर साहब जितनी भी गुफ्तगू कर रहे थे, उस टाइम पे मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था कि द वे वी हैव गवर्नड दिस कंट्री और द वे दिस कंट्री हैज़ बीन गवर्नड, इस तरह से लगता है कि हम इस मिशन पे हैं कि इस मुल्क को तबाह कैसे करना है। ये नहीं कि संवारना कैसे है, बल्कि ये कि तबाह कैसे करना है। और सियासत जो है वो तो हमें लगता है कि इक़्तिदार, इख्तियार और ताकत को हासिल करने का एक तरीका है हमारे सियासतदानों के लिए, हमारी सियासी जमातों के लिए। ना कि सियासत इसलिए होती है कि सीवरेज सिस्टम बिछाया जाए उस जगह पे जहां से आप इलेक्शन जीत कर आते हैं, लोगों को वहां पर नौकरियां दी जाएं, हेल्थ के लिए लोगों को फैसिलिटीज दी जाए, स्कूल बनाए जाए, एजुकेशन दी जाए, या फिर दीगर जॉब क्रिएशन वगैरह किया जाए। इसलिए नहीं लगता हमेशा। बुनियादी मकसद यह है कि किसी ना किसी तरह इक़्तिदार हासिल करना है। तो जितनी बात मजहर साहब कर रहे थे कि कराची में तो हमने देखा भत्ताखोरी हुई, टारगेट किलिंग हुई, कत्लो गारत हुई, हड़तालें हुई। तो जो असल मसाइल थे कराची के अवाम के, जब कराची ग्रो कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर बड़ी कैपेसिटी है पॉपुलेशन एक हमारी ग्रोथ की, तो जब कराची ग्रो कर रहा था और 2 करोड़ के करीब अब कराची की आबादी चली गई, जो कि आपकी जमात कहती है इससे भी ज़्यादा है, तो उस टाइम पे हमारे पास तो टाइम ही नहीं था इन इश्यूज़ के बारे में सोचने का, या फिर मसाइल जो है इनको हल करने का, इनका कोई सोल्यूशन ढूंढने का, क्योंकि हम तो भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, लिसानी फसादात, हड़तालों में फंसे हुए थे। तो इसमें आप समझते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी भी पावर में रही है, उसका भी हिस्सा है? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये है कि मजहर अब्बास भाई ने जो बात कही है, पूरे मैं समझता हूँ कि पूरा उन्होंने इस कराची का पूरा आथा जो है ना वो आपके सामने रख दिया है। अब आप न्यूयॉर्क चले गए, न्यूयॉर्क तो छोड़ दें सर, आप बात है जैसे अभी आपने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बात की, देखें मास्टर प्लान की बात की आपने, मास्टर प्लान में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में, सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो केडीए था, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारी चीजें जो है ये किसके पास चली गई? अगर वो आपकी अपनी जगह पे बात सुन, मैं गारंटी से कहता हूं कि अभी आपने कहा कि कराची वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड ने, आपने वेबसाइट पे देखा, वेबसाइट पे नजर आएगी चीजें, वैसे ऑन ग्राउंड जो ये कोई चीज नजर नहीं आएगी। और सबसे मास्टर प्लान जो की बात की, जो अभी नबील भाई कह रहे थे, नबील कबूल कह रहे थे 40 साल नहीं भाई, आप ये मजहर अब्बास भाई बैठे नहीं, ये सब बैठे नहीं यहाँ पे, कि गुलिस्तान जौहर सबसे बाद में शुरू हुआ है, आज से 20 साल होंगे, 25 साल पहले उसका मास्टर प्लान नहीं बनाया गया। 500 गज का प्लॉट, 400 गज के प्लॉट के ऊपर 12-12 मंजिलें बिल्डिंगें खड़ी कर दी, सीवरेज सिस्टम नहीं है, पानी की वही लाइन है जो शुरू से एक लाइन चली आ रही है। तो ये तमाम चीजें जो थी, उसके साथ साथ अब आप ये देखें, वो आपने अपनी बात बिल्कुल सही की, तमाम सिस्टम आपके सामने था। जो मेयर कराची थे, इससे पहले नेमतुल्लाह साहब भी थे, उसके बाद मुस्तफा कमाल भी थे, फारूक सत्तार भी थे, तो तमाम चीजें उस वक्त क्यों नहीं हो रही थी? ये अब बारिश का पानी, अब आप कल मैं ये देख रहा था, और इस चीज को वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने एक्सेप्ट किया कि केएमसी के पास उनके पास वसाइल की कमी थी। तो वसाइल की कमी तो भाई आप लोगों ने ले ली थी ना, आपने जो बल्दियाती सिस्टम था पूरा, वो आपके पास था, आपके पास जो मिनिस्टर है इसके बल्दियात के, आप ये देखें ना,
सारी चीजें होने के बावजूद आप इस वक्त जो आज की कल की भी खबर है, इकबाल साहब माजरत के साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मेयर रहे हैं कराची के और उस टाइम पे कराची के हालात बहुत अच्छे थे, ठीक है डेवलपमेंट हुई है कराची में उस टाइम पे जिस टाइम पे मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे और आपकी पार्टी की हुकूमत थी वहां पर, लेकिन उसके बावजूद और बहुत सारे मसाइल थे ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि कराची तरक्की की डगर पर चल पड़ा था और हालात बड़े अच्छे हो गए थे और इंफ्रास्ट्रक्चर सारे डेवलप हो गया था और सेवरेज सिस्टम, अगर तब सेवरेज सिस्टम बना होता तो आज को ये हालत ना होती। सेवरेज अगर तब प्रॉपर कोई बना होता तो आज को ये हालत ना होती ना, नालों की सफाई तब प्रॉपर एक सिस्टम बना दिया जाता तो ये कुछ ना होता। मैं आप बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हो, 10 साल पीछे लेके जा रहे हैं, वहां पे वो चीजें खत्म हो गई ना, उसके बाद तो तमाम चीजें अब सही हो गई है। अब हम ये कहते हैं कि जब एनडीएमए को दे दिया आपने, एनडीएमए को दो, ये सारी चीजें सही होंगी, अभी भी सही होंगी, कैसे नहीं होंगी, इसके ऊपर बाकायदा बैठ के काम करना पड़ेगा। जहां एनडीएमए की बात आती है सिंध गवर्नमेंट कहती है हम करेंगे। मैं भी यही कहता, सईद गनी साहब का इलाका है महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, वहां के नाले देख ले जाके, मेरा इलाका लांडी कॉलोनी, मैं अभी आ रहा हूं वहां से, और जो नाले की सफाई हुई है, जो एनडीएमए ने नाले साफ किए, जो इन्होंने नाले साफ किए, यहाँ नाले से उठाया सारा गंद वहीं डाल दिया, और ये तारीख की सबसे बड़ी बारिश थी। हमने खुद अपनी जिंदगी में ऐसी बारिश नहीं देखी। अब वो क्या हुआ, जो बारिश हुई, जो पानी जो आपने गंद नालों से निकाल के बाहर डाले थे वो वापस चले गए। तो भाई इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से एनडीएमए ने किया था, अगर नाला साफ किया तो साथ ही साथ उन्होंने उसका मलबा भी उठाया वहां से, तो उसकी वजह से, मगर वो बारिश इतनी तेज थी जिसकी वजह से तमाम चीजें हुई। मैं ये कहता हूँ जैसे नबील के तमाम चीजों को छोड़े भाई, बारिश आप कह रहे हैं इतनी तेज थी जिसकी वजह से तमाम चीज हुई। बारिश तो सर जो कराची के सेवरेज सिस्टम के हालात हैं सर, एक हल्की बारिश से भी गटर उबल पड़ते हैं और एक हल्की बारिश से भी नाले उबल पड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि रिकॉर्ड बारिश की वजह से ये सूरत हाल हुई है। ये पॉइंट मैंने पहले भी कहा। आपकी तरफ आते जी वफाकी हुकूमत की तरफ। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इकबाल साहब मैं आऊंगा आपकी तरफ वापस आऊंगा, इजाजत दीजिएगा जरा फेडरल गवर्नमेंट का मौकिफ ले लें। अब फेडरल गवर्नमेंट का मौकिफ ले लें। इमरान खान साहब ने सिंध गवर्नमेंट और अगले इलेक्शन के हवाले से क्या कहा, पहले आपको इस सुनवाते हैं। ये कब दिखाएंगे सिंध के लोगों को आप, क्योंकि केपीके में भी बारिश हुई और उसके बाद वहाँ पे भी सिचुएशन बुरी थी और कुछ अमवात भी हुई हैं, लैंडस्लाइडिंग वगैरह, 14 अमवात हुई हैं केपीके में, सवात में, कोहिस्तान में। अच्छा, दूसरा ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे थे, तो कितना अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पंजाब में चल रहा है। जो इलेक्ट हुए थे वो आप लोगों ने कहा कि वो ज़्यादातर नून लीग के हैं, उनको वैसे ही आपने गैर फाल कर दिया, दोबारा इलेक्शन ही नहीं कराए। तो जहाँ पर हुकूमत है वहाँ पे तो कर लें, फिर सिंध की तरफ भी देखें। और टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। मैंने जो 3 लोगों को जो जी फरमाइए, आप जो कहना चाहते हैं बताइए। मज़हर अब्बास साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी है, हमारा ताल्लुक भी, हम दोनों जो लिखते भी हैं और बात भी करते हैं। ये काफ़ी अरसे से इस हवाले से जो कराची के अंदर स्पेशली जो मिसमैनेजमेंट चल रही है, KBCA से लेके KDA से लेके, ये सारा सिस्टम कराची का बैठा हुआ है। आपने बिल्कुल सही बात की। आपके इंट्रो से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये बारिश आज नहीं, आप अगर ये बाथालैंड में, मेरा घर भी उधर था, कावस जी का घर उधर था, हर साल ये कावस जी इसी के ऊपर उसका पानी वहाँ से बाथालैंड से नहीं निकलता था, हम दोनों निकलते थे, फिर ये शोर करते थे कि ये क्या हो रहा है। कल सुबह 9 बजे से बारिश नहीं है। इश्यूज़ हैं कराची के, किसका फ़र्ज़ था, किसको इसके रिड्रेसल के बारे में सोचना चाहिए था। पहली चीज़ ये कि हम शॉर्ट टर्म कोई भी मेयर करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। कम से कम लॉन्ग टर्म हम ऐसे मेयर्स लें कि ऐसे इश्यूज़ नहीं बने। 150 मिलीमीटर बारिश अगर 24 घंटे में आए, मीन्स तकरीबन 5 इंच के करीब हो गई बारिश। 5 इंच बारिश मैंने पता नहीं कितनी मरतबा देखी है, थर पार्कर में भी देखी है, मुख्तलिफ इलाकों में, इस्लामाबाद में हम कितनी बारिशें देखते हैं। मगर बात यह कि वो सिस्टम होना चाहिए। आपका वो ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो कि आपका पानी जो है वो खड़ा रहे वहाँ पे। दुनिया के अंदर भी हम जाते हैं बहुत सारी, आपने जो न्यूयॉर्क की मिसाल दी, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है उसकी जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट के लिए हर जगह पे जो लोकल बॉडीज़ का जो सिस्टम होता है, मगर उसके साथ जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर लोकल बॉडीज़ को एम्पावर नहीं करती है तो कम से कम वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लगाए। वो कम से कम KDA के ऊपर, मैं समझता हूँ आज भी KDA के ऊपर कोई एडाक पे बैठा हुआ है, कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं लगा हुआ। KDA है, KBCA है, वाटर मैनेजमेंट, ये सेवरेज वाटर का सिस्टम है, सॉल्व वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। चीज़ें भुगत कौन रहा है?
आपको पता है जो नुकसान हुआ है, हमारी ऑफिसेस थी, मतलब रोड से पानी ऑफिसेस में आ गया है, लाखों रुपए की मशीनें खराब हो गई है, जो लॉसेस हुए हैं। अब बात यह है कि बार बार कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे वफाकी नुमाइंदा गवर्नर मौजूद है, हर MNA MPA वहाँ पे फील्ड में जा रहा है, मगर मशीनरी किसके पास है? हम रेस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को दे देते हैं, मगर फिर भी मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए। माजी में मैं आपको बताऊँ 2002 में हमारा एक मिनिस्टर गया मलेशिया, वो ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर गया और गया कि बोलने लगा मुझे बहुत प्रोटोकॉल मिला, ये मिला। मैंने उस टाइम उसको कहा कि आप मलेशिया गए हो तो आप ट्रांसपोर्ट का तो सीख कर आते। आज सिंध के अंदर एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है। मतलब हम जहाँ जाते हैं कम से कम हमें किसी को फॉलो करना चाहिए। कोई मुल्क तब तरक्की करता है किसी को फॉलो करता है, कोई सिटी मेगा सिटी तब तरक्की करता है। आपको पता है बॉम्बे के अंदर ये 5 इंच जो बारिश है 150 मिलीमीटर पता नहीं साल में कितनी मरतबा आती है। होते हैं वहाँ पे भी होते हैं, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा, मगर ऐसा हालात बन जाए कि हमें बिल्कुल ऐसी इमरजेंसी। और मैं देखें ना 40% कराची है, मगर 60% क्या है? सिंध है, इंटीरियर सिंध। इंटीरियर सिंध की हालात आधे, अगर 80 लोगों की डेथ हुई है तो 40 इंटीरियर सिंध से हुए हैं, 40 यहाँ पे हुए हैं। कहीं पे लाइट नहीं है, कहीं पे कोई सिस्टम नहीं है। मुझे बताएं, यहाँ के लिए तो हम MQM को भी कसूरवार कहते हैं, हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं, मगर सिंध के अंदर आप कोई ऐसा शहर बताओ जहाँ पे कोई सिस्टम हो, जहाँ पे कोई सड़कें हो, जहाँ पे ये सारा जो निज़ाम है। मैं समझता हूँ आदमी को रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। मगर आज भी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर से बात हुई, अच्छे तरीके से बात हुई, और उन्होंने बताया कि मेरे साथ NDA में रेंजर्स वफाकी इदारे भी काम कर रहे हैं। हमने देर कर दी, हमने समझा कि हम जो है वो मेंटेन कर लेंगे, मगर हमने उस तरीके से मेंटेन नहीं किया है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चीफ मिनिस्टर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। कम से कम रियलिस्टिक जो तौर पे उन्होंने माना। चलें अब KPK में मैं एक सवाल उठाता हूँ। KPK में अब ये दूसरा टेन्योर है आपकी पार्टी की हुकूमत का, तो अगर आप पेशावर को एक मॉडल सिटी बना दें तो फिर आपकी बात हम कराची के हवाले से भी मानेंगे कि आप कर सकते हैं। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो नाकाम है, वो तो 12 साल से उनकी हुकूमत वहाँ पे है, लेकिन आपकी हुकूमत को भी अब 7 साल तो हो गए हैं KPK में, तो पेशावर में कितनी तरक्की हुई है? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने बिल्कुल कोई ऐसे रास्ते बिछा दिए, या मैं आज बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट ने KPK के अंदर इतने आसमान गिरा दिए हैं कि कराची में जो है वो नहीं गिरा सके। मैं समझता हूँ जिसके पास जितनी एनर्जी है, जिसके पास जितनी सोच है, मिल के कम से कम कराची को आप पाकिस्तान के किसी सिटी से नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि 60 क्या फेडरल गवर्नमेंट करना चाह रही है कराची के लिए, क्या करेंगे? हमने पहले भी सजेशन दी थी और अभी भी दे रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी कराची में, तब भी सईद मुराद अली शाह को कहा कि आप मेगा प्रोजेक्ट लेके आए, हम म्यूचुअल ग्रांट के साथ काम करेंगे। ये नहीं होगा कि वसीम अख्तर कहे मुझे फंड दे दो, CM कहे मुझे फंड दे दो, ऐसे नहीं। आप म्यूचुअल ग्रांट के साथ आप प्रोजेक्ट बनाए, उस प्रोजेक्ट का नाम दें कि हम ये कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट बन सकते हैं। जब लियारी एक्सप्रेस वे बन रहा था, आपको पता है सारी बीच में आबादी वगैरह आ रही थी, नबील भाई को ज्यादा उधर पता होगा, हमारा वहां पे मंदिर आया था, मसान आया था। अच्छा। हमने कंप्रोमाइज की, पब्लिक के इंटरेस्ट में हर चीज हो सकती है। लाहौर के अंदर जब रोड बड़े हो रहे थे, उन लोगों को किया गया ना, उन लोगों को अकोमोडेट किया गया। आज जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। CM सिंध ने ये कहा है आज मुराद अली शाह साहब ने कि फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई कंट्रीब्यूशन की बात करती है तो उससे पहले इख्तियारात डिमांड करती है और उससे फिर 18वीं तरमीम की नफी होती है। तो क्या आप बेलॉस कराची के लिए कुछ नहीं कर सकते? नहीं, हम इख्तियार, हम जो भी काम करेंगे उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जरूर जाएंगे। उस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे अभी इस वक्त जो कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी सुपरवाइजरी कमेटी के जो उनके अंदर कमेंट्स शामिल होंगे, हम मिलके कराची कराची का पता है दूसरा प्रॉब्लम क्या है? कराची के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का इनपुट है। हर पॉलिटिकल पार्टी, जमीयत हो, जमायत इस्लामी हो, MQM हो, पाक सरजमीन हो, हर पॉलिटिकल पार्टी। और दूसरी चीज़, कराची के अंदर अनरजिस्टर्ड लोग भी बहुत हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, और जो जहाँ जहाँ पे बैठा हुआ है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। मैं तो ये समझता हूँ, मैंने आज भी ये बात की है हमारी कॉन्फ्रेंस में कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेटर अब वफाक की मर्जी से आएगा, सिंध गवर्नमेंट की मर्जी से? मैं समझता हूं एडमिनिस्ट्रेटर का नाम फाइनल हो चुका है। क्या नाम? और यूनुस धागा? नहीं,
वो और है, नाम हो गया है। किसने और वो फाइनल किया है? ईमानदार बंदा है, किसने फाइनल चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है और सारे लोग उस नाम के ऊपर कंसेंसस के ऊपर आ रहे हैं और बहुत अच्छा है और बहुत ही समझदार बंदा है। कौन बंदा आ रहा है बता दें। नहीं, मजहर अब्बास को पता है, मगर मैं समझता हूं, आप देखें नाम जब भी कोई अनाउंस होता है, जो आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त कराची के अंदर, सारे लोगों का उसके अंदर इनपुट शामिल है जो इस वक्त नाम डिस्कस हुआ है। मैं समझता हूं आप अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से जाएंगे उस एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, अभी जो सोहेल राजपूत साहब कमिश्नर आए हैं वो भी बेहतर आए हैं, देखें ना। चलिए मैं जरा सिंध गवर्नमेंट के पास जाता हूं। नबील कबूल साहब, कौन एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है कराची का, नंबर एक, और क्या एडमिनिस्ट्रेटर के आने से हालात कोई बेहतर होंगे आपके ख्याल में? दूसरा, मुझे फरमाइएगा कि एक ये बहुत बड़ी तनकीद है आपकी पार्टी के ऊपर कि क्योंकि आप लोगों को इंटीरियर सिंध से मैंडेट मिलता है, कराची से नहीं मिलता, इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के साथ सिंसेयर नहीं है क्योंकि वहां से इलेक्शन में सीटें नहीं मिलती उनको। तो क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये तो एक सियासी बात है। मैं एक तो अव्वल बता दूं, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर जो भी आएगा वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी से एडमिनिस्ट्रेटर वफाक से पूछे बगैर जो है अपॉइंट करेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को चलाना सिंध गवर्नमेंट का काम होगा, वफाक का काम नहीं होगा। और हम एम्पावर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हम समझते हैं कि जो पिछला हमारा मेयर रहा है वो उन्होंने जो बातें की हैं, उनके पास अथॉरिटी की कमी थी, बहुत सारी बातें जो वो अपनी जगह सही कहकर चले गए। लेकिन हम मौजूदा भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आएगा उसको फुल अथॉरिटी देंगे। देखिए, ये जो काम है ना, ये जो गटर का, ये लोकल गवर्नमेंट का, ये पानी का, ये बारिश का, ये काम असल में है ही लोकल गवर्नमेंट का। अब लोकल गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है या कमिश्नर है या कराची वाटर बोर्ड का एमडी है, ये इनके काम है। इनके बाद जो है फिर आप ऊपर के लेवल पर अगर वजीर आला चाहे इसमें इंटरफेयर करने का तो वो इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, हम तो अपनी तरफ से अथॉरिटी उसको देंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे। हमें वफाक से कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए उस हवाले से, लेकिन हमें वफाक से एक हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए, कराची वालों के लिए जो आपको इतनी ज्यादा टैक्सेस देते हैं, हमें एक पैकेज दें, हमें एक ऐसा पैकेज दें जो कि आप ऐलान करके गए और आप भूल गए। वो था 160 अरब रुपए का पैकेज का जो ऐलान प्राइम मिनिस्टर पिछले साल करके गए थे, वो 160 अरब कहाँ गए मुझे बताएं। हम उस चीज के इंतजार में हैं कि आपने ग्रीन लाइन का कहा था 6 महीने में ग्रीन लाइन चलना शुरू हो जाएगा, वो ग्रीन लाइन कहाँ है? मैं अपने पुराने कुलीग, चले ये वफाकी हुकूमत से हम पूछेंगे, लेकिन मुझे आप ये बताइएगा, आपने कहा ना कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के साथ सिंसियर नहीं है क्योंकि उनको सीटें नहीं मिलती हैं इलेक्शंस में, कराची से और सिंध से मिलती हैं। तो आप कहते हैं कि ये सियासी स्टेटमेंट है। आप मुझे बता दें कि कराची के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया पिछले 12 साल से जब से हुकूमत में है, क्या किया है पीपल्स पार्टी? ये बात पूछूंगा हमारे इकबाल भाई जो बैठे हुए हैं, एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है। जाहिर है 12 साल तक इनकी एक मुशर्रफ के दौर में, ये कहते हैं सबसे अच्छा दौर हमारा गुजरा है। मुशर्रफ के दौर में कराची को क्या मिला? इनसे ये सवाल करें कि सिंध की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास 12 साल से है, इस 12 साल में कराची को क्या मिला? कराची के अंदर जितना डेवलपमेंट का काम हुआ है, आप पूरे शारा फैसल में देखे अंडरपास, आप पूरे शारा ये जो हमारे शहीद अमृत रोड है उसके ऊपर अंडरपास देखे, ब्रिज देखे, कराची के अंदर ट्रॉमा ये जो स्विमिंग पूल्स बने हुए थे अंडरपासेस कल से, ये मेरी बात सुने नबील भाई, मैं इस बात का जवाब दे दूं जरा सा। अभी मैं आता हूं आपकी तरफ इकबाल साहब। हेलो जी नबील कबूल साहब आप मुकम्मल कर लें, फिर मैं इकबाल साहब की तरफ जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखे, ये जितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं ये सिंध के अपने बजट से हुए हैं, हमें वफाक ने कोई बजट नहीं दिया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि अभी आज चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हमें आपकी ताउन की जरूरत है। अब हम देखेंगे कि सर आईनी तौर पे वफाक की जिम्मेदारी तो नहीं है ना आपको बजट देना? आईनी तौर पे जितना जो आपका हिस्सा बनता है वो तो वफाक की तरफ से आपको मिल जाता है ना जीएनएफसी अवार्ड के जरिए, तो आईनी तौर पे तो जिम्मेदारी नहीं है वफाक का। मुझे बताएं एहतशाम 14 MNS को फिर
15-15 करोड़ रुपए क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? अलायंस को, एमक्यूएम को पैकेज के सूरत में क्यों कहा जाता है कि हम आपको जो है ये प्रोजेक्ट्स करके देंगे? तो ये देखिए, कराची पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे, अच्छा, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आप क्यों नहीं देते डिस्ट्रिक्ट्स को? ये भी एक तनकीद है आपके ऊपर के एनएफसी अवार्ड आप ले लेते हैं लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड आगे नहीं देते। देखिए, पीएफसी का जो अवार्ड है उसमें अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का हमने सारे डिस्ट्रिक्ट को दिए, सिवाय कराची के मेयर का रोना कि हमें नहीं मिला है। तो ये अगर कराची के मेयर को नहीं मिला है तो बिल्कुल ये इकबाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। नबील साहब ने आपसे पूछा कि आपने क्या किया कराची के लिए, मुशर्रफ दौर में आपकी गवर्नमेंट रही है। मैं वही बताता हूँ कि नबील भाई ने अभी बात की कि इन्होंने जितना इनके पास डेवलपमेंट की, इन्होंने स्टेडियम रोड बनाई, जाके हालत देख ले। शहीद मिल्लत बाईपास बना, अभी भी भरा हुआ है। शाह फैसल अंडर बाईपास में अभी आया वहां से 8:30-9 बजे, वहां पे अभी फौजी जो ट्रक है और वो खड़े में वहां से पानी निकाल रहे हैं वहां से। अरे बगैर प्लानिंग के आपने अंडर बाईपासेस बना दिए, रोडें बना दिए। तारिक रोड बनाई है आपने 90 करोड़ रुपए की। अब आप बताएं उसके ऊपर जाके हालत देखें इस वक्त की क्या हाल है। और जो शहीद मिल्लत अंडर बाईपास बनाया है उसके प्लानिंग ही सही नहीं हुई है कि देखें उसके साथ इन्होंने स्टॉर्म वाटर ड्रेन दी है। अब भाई उसका अपना डिस्पोजल आपको पता ही नहीं है। आपने केडीए से शुरू करने के बाद वहां से ले जाके आपने जेल के ऊपर उसके ऊपर ले जाके वो उस नाला बना दिया। आगे डिस्पोजल का आगे आपको कोई चीज नजर आ रही है? आगे सारी आप इस्लामिक कॉलेज और दूसरी खाना पूरी करने के लिए कि हमने ये रोड बना दी, ये अंडर बाईपास कर रही है, ये सारी चीजें बना दी। मगर जब तक कि आपको पता था कि जो पहले अंडर बाईपास बने हुए, चाहे वो लियाकताबाद का हो चाहे दूसरा हो, कोई भी हो, उसमें पानी भर जाता है, फिर मोटर से निकाला जाता है। जब तक आप उसका डिस्पोजल आपका नहीं होगा, आप देखिए बनाने से तो कोई फायदा नहीं। आज जाके अभी सईद गनी साहब ने कहा कि हमने शहीद मिल्लत का अंडर बाईपास क्लियर कर दिया, तो बड़ा काम कर दिया साहब आपने। मगर तमाम चीजें बगैर प्लानिंग के करेंगे तो ये असर होगा। शाह फैसल अभी तक शाह फैसल अंडर बाईपास जो इस वक्त। और दूसरी चीज ये कि आपने कहा कि 2.5 करोड़ की आबादी है, 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है। जिस तरीके से इस वक्त मैं अपने अपार्टमेंट में बैठा हूँ, मेरे अपार्टमेंट के जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा पानी से भरा हुआ। पूरे इलाके में 2 दिन से लाइट नहीं है। वाटर बोर्ड, आप ये कह रहे हैं कि हर डैम पे पानी हो गया जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक वहां पे काम कर रही है। टैंकर माफिया क्यों चल रहा है भाई? अभी भी कराची में टैंकर चल रहे हैं, वो कहां से पानी ले रहे हैं? अगर आप वहां पे लाइट अगर उसको करेंगे। सर आप मुझे बताएं कि टैंकर माफिया अभी तक क्यों चल रहा है कराची में? एमक्यूएम से आपका ताल्लुक है, इतनी देर आप लोगों ने हुकूमत की और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि टैंकर माफिया क्यों चल रहा है कराची में। आप मुझे बताएं कि क्यों चल रहा है टैंकर माफिया कराची में। देखिए, जब हमने ये चीजें थी टैंकर माफिया, ये तो अब तो आपके इलाके में पानी मिलता नहीं है। आप कल मुहर्रम है, मैं क्यों नहीं मिलता इलाके में पानी? क्यों नहीं मिलता? ये वाटर बोर्ड किसके पास है? पूछे नबील का बोल से, इनके पास है ना। सिर्फ जो प्रोविंशियल मिनिस्टर जो है इसके कौन है, नासिर हुसैन शाह से पूछे ना आप। उससे पहले मिलता था चीजें, और ये कह के थक गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से पहले मिलता था जी। हेलो, चलिए मैं मजहर साहब से जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। मैं मजहर साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। मजहर साहब, आपने सारी सिचुएशन सुनी है सर। मतलब कि ये जो तनकीद एक दूसरे के ऊपर है, वफाक सिंध पे तनकीद करता है, सिंध जो है वो लोकल गवर्नमेंट पे तनकीद करता है। लोकल गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास ना तो इख्तियारात है, ना हमें फंड्स दिए जाते हैं, और मसाइल जो है उनका एक अंबार है। रोज़ाना कराची 18,000 टन कचरा प्रोड्यूस करता है, जिसमें से आधा कचरा डिस्पोज ऑफ किया जाता है, बाकी कराची की सड़कों पर रह जाता है। और फिर क्योंकि कोई सेवरेज सिस्टम भी नहीं है, तो जब सेवरेज का गंद के साथ कचरा मिलता है नालों में, तो उसके बाद हालत बहुत बुरी हो जाती है। और मैं पढ़ रहा था एक खबर 2019 की कि सेवरेज के पानी के 7 सैंपल्स लिए गए कराची में मुख्तलिफ जगहों से, और उन 7 में पोलियो वायरस डिटेक्ट हुआ। एक ऐसा वायरस जो कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारे बच्चों का ये कसूर है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। कराची जैसे शहर में पोलियो वायरस जो है वो सेवरेज के पानी में जा रहा है। जी मजहर साहब, ये कोई मसाइल कैसे हल होंगे? कौन हल करेगा?
देखिए एहतिशाम, ये सब जिम्मेदार हैं। ये जो यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये जिम्मेदार हैं इस सारी प्रॉब्लम्स के। ये पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। आप शहर के देखिए, शहर की प्लानिंग कैसे की जाती है। आप जब कोई फ्लाईओवर बना रहे होते हैं, कोई अंडरपास बना रहे होते हैं, तो ये नहीं देखते कि आज कितनी पॉपुलेशन और कितना फ्लो होगा। वो आप देखते हैं कि आज से 20-25 साल बाद कितना फ्लो होगा। उस लिहाज से आप चीज़ें प्लान करते हैं, उस लिहाज से आप ब्रिजेस बनाते हैं। आप देखें कि अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कोर्ट्स बने हुए हैं, आज आप हाई कोर्ट में चले जाएं, आप पंखा ना भी चलाएं तो आपको फील होगा कि आज भी इतनी गुंजाइश उन हाई कोर्ट्स में मौजूद है। आप पुरानी सिंध असेंबली की बिल्डिंग उठा के देख लें और नई सिंध असेंबली की बिल्डिंग उठा के देख लें, इस तरह की और इमारतें आप उठा के देख लें। तो जब आप शहर प्लान करते हैं तो आप 50 साल आगे का देख के प्लान करते हैं, ये नहीं कि बस आपने आज का प्लान कर लिया। हमारे यहाँ जितने भी प्लानिंग हुई है वो इंतहाई नाकिस प्लानिंग हुई है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो वो इनकॉम्पिटेंट हैं, उनकी इनकॉम्पिटेंस नजर आती है। और जो ब्रिजेस बनाए गए हैं उसमें आप चले जाएं, आप गुलिस्तान जौहर पे चले जाएं, उसके ब्रिजेस देख लें, वहां डंडी मारी जाती है। डंडी क्या मारी जाती है कि जी यहाँ से पेट्रोल पंप क्योंकि पेट्रोल पंप है लिहाजा इसको थोड़ा सा यूं काट दो। उसका नतीजा क्या होता है कि ट्रैफिक चौक हो जाता है नीचे। ये जितने भी जाके आप देख लें, तो ये जो पुअर प्लानिंग है, ये इसमें मैसिव करप्शन है। लाखों की तादाद में आप रेजिडेंशियल एरियाज को कमर्शियल कर दिया आपने। वहाँ आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, रोड साइड रेस्टोरेंट्स बना दिए, उनका वेस्ट कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। इसी वजह से कचरा ज़्यादा वो होता है। तो अब ये जब बैठ के बात करते हैं ना कि जी इख्तियारात वाली बातें करते हैं, ये जो टसल वाली बातें करते हैं, ये बेसिकली प्रॉब्लम ना हल करने वाली चीज़ें होती हैं कि जी चूंकि प्रॉब्लम हल नहीं करना तो कराची को चूंकि लावारिस रखना है, और लावारिस के लिए लावारिस का फ़ायदा आपको ये होता है कि उसको आप कहीं भी उठा के फेंक दें, आप कहीं भी उठा के वो कर दें कि जी तू तो लावारिस है, तेरा कोई पूछने वाला नहीं है, लिहाजा तुम तो साइड में हो, हम तय करेंगे। लिहाजा अगर वज़ीर आज़म को वाकई चीज़ों को रिजॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो आपने शुरू यहीं से करना है कि आप पहले तो ये तय करें कि शहर को होना कैसे चाहिए। वज़ीर आज़म ने बात तो की थी कि जी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होना चाहिए। क्या होता है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन? पुलिस उसके अंडर होनी चाहिए, उसके अंदर तमाम सिविक इदारे उसके अंडर होने चाहिए, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए। चाहे आप डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन कराएं, मकामी पुलिस होनी चाहिए, मकामी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। वो कोई भी जबान बोलने वाला हो, लेकिन वो हो मकामी। जब आप मैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी मेरी इस शहर से, मैं चाहे पुलिस में हूं और मैं अगर नाज़िमाबाद में पोस्टिंग हूं तो नाज़िमाबाद में मेरा घर होगा, तो मैं उस नाज़िमाबाद का ख्याल ज्यादा बेहतर तरीके से रखूंगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट 30, 40, 50 साल से दिया जा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि समझना चाहते नहीं है। वज़ीर साहब इजाजत दीजिएगा, मैं वफाकी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर मैंने क्लोजिंग देनी है। जी एजम, पहली चीज़ तो ये कि मज़हर अब्बास ने जो चीज़ें बात पॉइंट आउट की हैं, उन चीज़ों के ऊपर पहले ही फोकस है। सिंध गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त जो CCPO कराची है वो इंडिपेंडेंट है, और जो इन्होंने कहा है कि लोकल लोगों को अकोमोडेट किया जाए, वो सिस्टम है। मेन चीज़ है विल की बात जो बात की जाती है। मुस्तफा कमाल की, मैं उस टाइम खुद गवर्नमेंट का हिस्सा था, परवेज मुशर्रफ था। जब भी कोई मीटिंग होती थी तो पहली उसकी पॉइंट ये होती थी, मुझे कराची के हवाले से बताओ, मुझे मास्टर प्लान दो। उसका 2 चीज़ों के ऊपर फोकस था, एक कराची, एक थरपारकर। दोनों के ऊपर इतना फोकस था कि आज थरपारकर में सड़क कहाँ बन रही है, कहाँ क्या हो रहा है, एंग्रो का क्या हो रहा है, उस वक्त उसका उधर फोकस था। दूसरा, बाकी यहाँ पे फोकस नहीं है। चाहे MQM का हो, 5 साल वो भी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के साथ रही, कोई दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ। जब मियाँ साहब की हुकूमत आई, फेडरल गवर्नमेंट उधर जाके बैठी, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मजबूर किया, फिर जाके प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तावन किया और जाके ये दहशतगर्दी खत्म हुई। और अभी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हम चाहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आज अगर एडमिनिस्ट्रेटर लगाना अथॉरिटी उनकी है, मगर अब कम से कम ये चीज़ें तय हैं कि अब कराची को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता।
ये हाई लेवल की मीटिंगें हो चुकी हैं और उसके हवाले से मैं कह रहा हूं कि कंसेंसस के साथ एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, कंसेंसस के साथ आगे बढ़ रहा है, कंसेंसस के साथ मास्टर प्लान आएगा। अगर करप्शन नहीं करेंगे, मुझे बस जाते जाते इतनी क्लोजिंग देनी है। गुजरात मुहर्रम है और कल 9 मुहर्रम फिर 10 मुहर्रम, और उसकी मुनासबत से सिर्फ इतना पैगाम दूंगा कि वो एक शेर है कि करबला का खुलासा बस इतना सा है, यजीद था हुसैन है। इसका मतलब ये है कि वक्ती तौर पर अगर आपको शिकस्त हो भी जाए, वक्ती तौर पर बज़ाहिर बादी नज़र में आपको ये लगे कि जी आप हार गए हैं, लेकिन अगर आप हक पर हैं और अगर आप सच पर हैं तो वक्त ये साबित करता है, तारीख़ ये साबित करती है कि जीत आपकी हुई है और आपके नाम लेने वाले दुनिया में मौजूद रहते हैं और आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे फॉलो करते हैं। और जो बातली कुव्वतें होती हैं उनको हमेशा से फिर जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ देखा जाता है। तो बहुत बड़ी कुर्बानी थी नवासे रसूल की, ए करबला की खाक एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पिलाश जिगर गोशाए रसूल। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।